सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की एस.सी. वर्मा बुक से होमवर्क दिया था प्रॉब्लम नंबर 12 से लेकर 20 तक, और इसके पहले हमने 1 से लेकर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा है कि आप ये सभी सवाल बना लिए होंगे। तो यहाँ हम एक एक करके सभी सवाल सॉल्व करते हैं। आप लोग अपने एंड पर मिलाएं कि आपने क्या क्या सही बनाया और उसमें आपने क्या क्या गलतियाँ की। तो बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 कहता है कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स, इस इंसुलेटिंग का मतलब जो उस स्फीयर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे, वो बंधे रहेंगे। स्मॉल का मतलब आप उस स्फीयर को एज ए पार्टिकल के रूप में कंसिडर कर सकते हो। आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, हम ऐसे दो स्फीयर को रब करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमने बताया था चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कि जब हम रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दूसरे में होगा, जिसके फलस्वरूप एक स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने से पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरा में उतना ही अमाउंट की इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाने से वो निगेटिवली चार्ज्ड होगा। आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, रगड़ने के बाद अगर हम ऐसे स्फीयर को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज हो गए। तो कहता है सवाल में कि दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो ये दोनों 0.1 न्यूटन से अट्रैक्ट करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 12 हम जैसा थ्योरी में पढ़े थे कि दो स्फीयर हैं और अगर हम इन दोनों को रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दूसरे में होगा। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक से दूसरे में हो गया, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो पहला स्फीयर है जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी इसमें, और वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, उतना ही अमाउंट का। और इन दोनों के बीच की दूरी सवाल में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और फोर्स भी दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया है। दूरी जो है इसका 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच फोर्स भी दिया हुआ है, दैट इज 0.1 न्यूटन। तो ऑफकोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा KQ²/R²। फोर्स का मान देखो 0.1 दिया है, K का मान 9 × 10⁹ हम जानते हैं, Q हुआ N × E, और E का इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹, ये होल स्क्वायर। R हो गया 1 सेंटीमीटर माने 0.01 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको N का मान निकालना है। E का मान आप रख दीजिएगा 1.6 × 10⁻⁹, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ से आपके N जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। नंबर 13 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 13 कहता है कि NaCl जो एक मॉलिक्यूल है is bound due to the electric force between the sodium and chlorine ion when one electron of sodium is transferred to the chlorine। और इसमें एक बात दिया है कि taking the separation between the ions to be 2.75 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इस सवाल में जो सोडियम है और एक क्लोरीन है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला गया तो यहाँ एक निगेटिव चार्ज्ड होगा। दोनों में चार्ज की मात्रा बराबर होगी, इसमें हम +E कहेंगे और इसमें हम -E कहेंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 2.78 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, याद रखिएगा ये दूरी दिया हुआ है। तो आपस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन के फोर्स हैं यही हमें कैलकुलेट करना, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें एक बात और दिया है लास्ट में, स्टेट द अजम्पशन इफ एनी
यू हैव टू मेट। तो आप यहाँ पर क्या एजम्पशन जो है वो आप एज्यूम कर सकते हो? तो हम यहाँ एजम्पशन ये कर सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन को एक पार्टिकल चार्ज के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की कमी से हुआ और इसमें एक बढ़ोतरी से हुआ। तो आप फोर्स बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, 9 × 10⁹ जो K का मान हुआ, E गुना E दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हुआ, और बीच की जो दूरी है 2.78 × 10⁻⁻, देखिए ये 8 सेंटीमीटर में है, इसको हमें मीटर में रखना पड़ेगा, तो 10 रख देंगे का होल स्क्वायर। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको न्यूटन में आ जाएगा। दैट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नंबर 15 देखिए, 15 नंबर सवाल में कहता है, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच मे बी रिटन एज, न्यूक्लियस के भीतर यहां C है, दो प्रोटॉन के बीच फोर्स का ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। इसका एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, C × E - KR / R²। ये एक्सप्रेशन है। ये जो E है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, जो मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल टर्म है E, जिसका मान होता है 2.718। इस E का जो वैल्यू होता है 2.718, याद रखिएगा। तो ये संख्या है, प्योर नंबर है। पहला जो प्रश्न है पूछता है कि राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K। तो C और K का SI यूनिट और डायमेंशन लिखना है। तो जैसा हमने बताया था कि ये जो E वाला, इसको हम हटा देते हैं, ये जो E पे पावर -KR, ये पूरा का पूरा जो फैक्टर होता है दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है, ये पूरा का पूरा। और साथ में जो इसके पावर होते हैं -KR जो पावर है, वो भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो हम उसके भीतर जो पावर चढ़ा हुआ है उसको अगर हम पिक करें तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ KR दैट इज 1, KR का डायमेंशन 1 लिख सकते हैं। तो K का डायमेंशन क्या कहेंगे? तो बोलेंगे 1/R, तो इसका मतलब 1/L, R डिस्टेंस है, तो ये हो जाएंगे L-1। और इसका SI यूनिट भी आप इसी तरह से बोल सकते हैं, SI यूनिट ऑफ K, या पहले आप यूनिट निकाल लो फिर डायमेंशन, दैट इज पर मीटर। तो K का फ्रैक्शन हो गया, तो K का आपको डायमेंशन हो गया। अब देखिए, तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है। तो C का यूनिट क्या होगा? तो C का यूनिट होगा फोर्स इंटू R², और डायमेंशन भी C का होगा वही फोर्स गुना R² का जो डायमेंशन आएगा। तो डायमेंशन की हम पर अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ C दैट इज फोर्स इंटू R², तो फोर्स का मान आप बोल सकते हैं MLT-2 इंटू R² हो जाएगा L2, तो इसके मान आ जाएंगे ML3T-2। ये हो गया C का डायमेंशन। और अगर हम SI यूनिट पूछें ऑफ C, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं kg m³ का स्क्वायर, या आप इसी को न्यूटन, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो आप इस तरह से इसके यूनिट और डायमेंशन को बोल सकते हो। दैट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर इस सवाल में थोड़ी सी डायमेंशन को टच किया गया है, तो आप ये बात समझिए। पहला सवाल है इसका। इसके बाद जो इसमें एक और सवाल इंडिकेट किया जा रहा है, दूसरा में बी पार्ट में, सपोज K is 1 पर फर्मी।
के का मान 1 पर फर्मी दिया हुआ है। फर्मी होता है फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर, ये हम जानते हैं। एंड दैट इज रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटोन इज जस्ट बैलेंस द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स व्हेन सेपरेटेड 5 फर्मी। के का एक जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, और न्यूक्लियस के भीतर जो अगर ये प्रोटोन है, ये प्रोटोन है, इसके दोनों के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और आपस में चार्ज के कारण ये दोनों जो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है तब जब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 5 फर्मी हो। ये 5 फर्मी की डिस्टेंस जब होगी तो इन दोनों के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेंगे और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे ये बराबर लगेंगे, ये सवाल में इंडिकेट किया हुआ है। तो फिर पूछता है कि सी का वैल्यू इस पर्टिकुलर अवस्था में क्या होगा, जो यहाँ सी है वो क्या होगा। तो सी आप बोल सकते हैं, हाँ बताइए। इस सवाल में दिया हुआ है गिवन कि जो न्यूक्लियर फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दोनों आपस में बराबर है। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है C टाइम्स e⁻⁻kr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो 1/4πε0 E गुना E, दैट इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ये जो E है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये जो E है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यहाँ E का मान होगा 2.718 और यहाँ E का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में। ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, इसमें यूनिट है, डायमेंशन है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। C का मान, बाकी सारे मान दिए हुए हैं, R दिया हुआ है, K दिया हुआ है, तो C निकाल लेते हैं। तो 1/4πε0 तो हो गया 9 × 10⁻9, E स्क्वायर हो गया 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर। E नीचे आएंगे, E माइनस K का मान 1 है और जो दूरी है R दैट इज 5। ये देखिए फर्मी है और यहाँ पर फर्मी है, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएंगे। तो ये वैल्यू आपके आ गए, जिसको हम ऊपर भेज सकते हैं। तो इसको हम एक और टर्म में लिख देते हैं, 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और ऊपर E का मान हम 2.718 पे पावर 5 लिख सकते हैं। और इसी को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो C का वैल्यू आएगा और यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो भाषा है थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, तो आप ये सवाल को समझ लीजिए। आगे कहता है प्रॉब्लम नंबर 16 में, एक सवाल छूट गया लगता है, 14 प्रॉब्लम नंबर छूट गया भाई। देखिए 14 नंबर कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स। प्रोटोन मान लिया जाए कुछ भी दूरी इसमें है तो इसमें मास होंगे और इसमें चार्ज भी होंगे। चार्ज की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और मास के कारण दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी का रेशियो पूछ रहा है। ये हम लोग थ्योरी में भी डिस्कस किए थे। तो इसके मान आप लिख सकते हैं कि E स्क्वायर दैट इज E गुना E बटा में R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान लिख सकते हैं G m स्क्वायर बाई R स्क्वायर। K का मान 1/4πε0 E स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ऐसा। और दोनों को आप भाग दे दीजिए तो इसके रेशियो प्राप्त हो जाएंगे। R स्क्वायर तो कट जाएंगे, बचेगा E स्क्वायर बाई 4πε0 G इंटू m स्क्वायर। E का मान 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो मास होगा प्रोटॉन का मास,
दैट इज़ 1.67 10⁻⁻27 kg, ये रख करके आप कैलकुलेट करोगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सारे मान हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9, जी का मान हमें मालूम है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, इस तरह से। तो ये जी का मान, मास का मान, ये सब रख देंगे तो जो हमें वैल्यू आएगा इसका, ये कुछ हम यहाँ से देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन में वैल्यू इसके आने चाहिए। 1.23 10⁻36, 1.23 × 10⁻36 ये रेशियो आएंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब दो प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स पूछे जाते हैं तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फोर्स जवाब देते हैं, और वहाँ पर हम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफकोर्स लगता है, लेकिन हम वहाँ पर उसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं, चूँकि इसका मान बहुत बहुत छोटा होता है। तो आप इस एग्जाम्पल से इस बात को देखिए, महसूस कीजिए कितना छोटा है। हम अब बात आगे कर रहे थे, इसके एक सवाल आगे हम बना चुके हैं 15। बात करते हैं 16 नंबर की। कहता है कि 3 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 cm. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 2. मतलब इसका ये हुआ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पे 3 इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। चार्जेस के मान सबके बराबर हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो ट्रायंगल की जो साइड है वह है 5 सेंटीमीटर। तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी 2 चार्ज की वजह से फोर्स नेट कैलकुलेट करके बताइए। ये हम क्लास में कई सवालों में बताए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो हम इस पर अगर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। आप थोड़ा यहाँ गहराई से देखो तो पता चलेगा कि जो फोर्स ऑफ यहाँ रिपल्शन लगेगा ये, और जो यहाँ इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। ये 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 बनेंगे, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, ये 30 डिग्री के साथ और ये भी 30 के साथ। तो ये दोनों फोर्स अगर सिमेट्री हो गए तो रिजल्टेंट फोर्स के मान हम लिख सकते हैं F cos 30, और इसके भी हो जाएंगे F cos 30, तो 2F cos 30 ये आ जाएंगे। आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। अगर वो दोनों अलग अलग होता तो वही फार्मूला लगता। चूँकि ये दोनों बराबर है तो हम इसको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए लिख दिए हैं। तो आप बताइए 2F के मान क्या लिख सकते हैं, K Q² और cos 30 हो गया √3/2। K का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 2 × 10⁻6, A का मान 5 सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर बनाना होगा। तो -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान मीटर में आ जाएंगे, √3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बात करते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर 17। 17 में कहता है कि 4 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻6 each are fixed at the 4 corners of a square of side 5 cm. Find the Coulomb force experienced by one of the charge due to the rest charge. मतलब कि यहाँ 3 चार्ज हैं ट्रायंगल के कॉर्नर पे, यहाँ पर 4 चार्ज दिए हुए हैं स्क्वायर के कॉर्नर पे। प्रॉब्लम सेम है, यहाँ भी जो चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे सभी बराबर हैं और वही इसी के वैल्यू के बराबर हैं, और जो साइड है इस स्क्वायर का वो भी इसी के बराबर है। तो एक चार्ज पर बाकी 3 चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है।
देखिए निकालते हैं। ये इसको रिपेल किया एक फोर्स F से, ये भी इसको रिपेल किया एक फोर्स F से, और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसके जो दूरी होंगे वो होंगे a√2, तो ये जो फोर्स हो जाएंगे वो F/2 हो जाएंगे। इसके कंपैरिजन में ये जो दूरी है वो a/√2 है, तो नीचे में स्क्वायर होगा, तो नीचे में √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो फोर्स हो जाएंगे F/2। बात करें ये देखिए, तो ये 45 हो जाएंगे और ये भी 45 हो जाएंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर ही आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही आएगा, तो एक हो जाएंगे F cos 45, फिर एक इसका भी होगा F cos 45, और रिजल्टेंट फोर्स के मान जो है F/2 प्लस 2F cos 45। F कॉमन ले लीजिए तो आपको 1/2 प्लस 2 टाइम्स cos 45 1/√2। F के मान आप बोल सकते हैं K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F के मान कोई भी एक, ए वाला F या ए वाला F, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, K तो गुना होगा, और इधर में फैक्टर आ जाएंगे 1/2 प्लस ये कट जाएंगे तो एक ऊपर में √2 बच जाएंगे। K का मान 9 इंटू 10⁹, Q का मान यहाँ है, A का मान यहाँ है, और ये तो टर्म्स उसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपके नेट फोर्स हो गया। डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, 45 डिग्री बनाते हुए डायगोनल के लॉन्ग जाएंगे। ये था प्रॉब्लम नंबर 17। 18 देखते हैं। कहता है कि ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। होता ही है, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के भीतर बस एक सिंगल प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं सर्कुलर पाथ में। It is assumed that the electron revolved in circle of radius 0.53 angstrom। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्किल में, उसकी जो रेडियस है वह है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। विद द प्रोटॉन एट द सेंटर, तो प्रोटॉन को आप सेंटर के रूप में मान लो। तो इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में चक्कर काट रहा और इसकी जो रेडियस है वो दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको आप 10⁻⁻10 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस स्टेट। ये अवस्था जब रेडियस से इतनी होती है तो इस एटम को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट है। तो इस अवस्था में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर दोनों के फोर्स बराबर ही होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कितने लगेंगे ये बताइए। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन में चार्ज और इलेक्ट्रॉन में माइनस ही, फोर्स कितने होंगे 9 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रिक फोर्स। के का मान 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का मान 0.53 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। तो ये जो है न्यूटन में आपके आंसर आ जाएंगे। बस यही सवाल है, अगेन वेरी सिंपल। 19 कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन दिस प्रीवियस प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है यही निकालनी है। तो हम जानते हैं कि अगर सर्किल में चलता है तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसका मान होता है mv²/r। फोर्स का मान आप लिख सकते हो ke²/r²। वैसे हम फोर्स कैलकुलेट कर रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि एक नीचे r देख रहे हैं तो वो कट जाने हैं, एक RCR कट जाएंगे। और यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड का मान क्या बोल सकते हैं √ke²/m इंटू r। यार ये r कट जाएंगे, m नीचे आ जाएगा r में, और भी हट जाएगा तो रूट हो जाएगा। k का मान 9 10⁻⁹, e का मान 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ये रूट से बाहर आ जाएंगे कैलकुलेशन जब आप करोगे। इलेक्ट्रॉन का मास ही याद रखिएगा, ये जो नाच रहा है सर्किल में वो है इलेक्ट्रॉन,
तो ये जो मास यहाँ दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और रेडियस तो आपको दिया ही हुआ है, दैट इज़ व्हाट 0.53 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू यहाँ से आपको स्पीड के आएंगे। और हमने चूँकि सारा डाटा जो है SI यूनिट में रखा है, तो यहाँ पर जो मान आएंगे वो मीटर पर सेकंड में आएंगे, क्योंकि बात स्पीड निकलने की हो रही है। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 19। अगेन दैट इज वेरी सिंपल। 20 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल केप्ट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट 10, 20, 30 और 40 इस तरह से 100 सेंटीमीटर तक। तो एक ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस भी होगा ही। तो एक्स एक्सिस के ये ओरिजिन हो गए, 10 सेंटीमीटर पर एक चार्ज है, 20 सेंटीमीटर पर एक चार्ज है, 30 सेंटीमीटर पर एक चार्ज है और इसी तरह से 100 सेंटीमीटर पर चार्ज है। ये पोजीशन पर चार्जेस रखे हुए हैं सवाल के भाषा के अनुसार। इस तरह से चार्जेस कितने रखे हैं तो उसके बारे में इंडिकेट किया है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम 10 सेंटीमीटर पे, 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम 20 सेंटीमीटर पे, 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम 30 सेंटीमीटर पे। तो 10⁻⁻8 को अगर हम कुछ टर्म मान लेते हैं, जैसे क्यू मान लेते हैं कूलम, तो हम यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻8 है तो यहाँ क्यू। उसके बाद दूसरा जो है 8 इंटू 10⁻⁻8 है तो यहाँ पर हम 8 क्यू। तीसरा 27 इंटू 10⁻⁻8 है तो यहाँ 27 क्यू। और इसी तरह से हम यहाँ पर जो लास्ट में जो सवाल है वह है 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, तो ये है 1000 क्यू लिख सकते हैं। और प्रश्न पूछता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इस पर कितना फोर्स होगा यही निकालना है। बहुत ही सिंपल है। इस पर फोर्स कौन कौन लगाएंगे तो ये 200 के 200 जो चार्ज पड़े हुए हैं सारे लगाएंगे। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। इसी तरह से 200 फोर्स इस पर लगेंगे और एक डायरेक्शन में लगने से सभी हम सिंपली जोड़ देंगे। अगर इधर उधर होता तो फिर उसके हमें कंपोनेंट तोड़ के रिजॉल्व करके और रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन ये चूंकि सेम डायरेक्शन में तो सिंपली सब जुड़ जाएंगे। और क्या होंगे मान तो बताइए कि Q इंटू 1 तो सब में होगा तो Q कॉमन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो Q तो कॉमन हो गया तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का हम होल स्क्वायर ले देंगे। Q तो कॉमन हो गया, Q इंटू 1 तो कॉमन हो गया, तो 8 इंटू 1 8, 20, ये बीच की दूरी 20 हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो 0.2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 27 है तो 27 डिवाइडेड बाई 0.3 का होल स्क्वायर। और यही डैश डैश आपको चले जाएंगे 1000। Q तो कॉमन हो चुके हैं यहाँ पे और डिवाइडेड बाई हो जाएंगे 1 मीटर होगा सिंपली यहाँ पे, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर खुद 1 मीटर हो गया, दिस मच। तो थोड़ा आप यहाँ देखिए क्या इसके वेरिएशन आ रहे हैं। K का मान अभी रहने देते हैं, बाद में हम 9 इंटू 10⁻9 रख देंगे। Q का मान 10⁻⁻8 हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या आते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएंगे 100। यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 होंगे और नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 4 8 से कट के 4 दूनी 8, 2 बचेंगे तो 200 हो जाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, 3 3 9 और यहाँ 27 से 9 कट के 3 बचेगा तो 300 हो जाएगा। इसी तरह से ये तो 1 हो गया तो यहाँ 1000 हो जाएगा। 100 हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो 100K⁻, 1 + 2 + 3 डैश डैश 2
100 ये आ गया, 100 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 10 आ जाएंगे और आप इसको जोड़ दीजिए। इसी तरह से और भी चार्जेज होते, बहुत सारे चार्जेज होते, तब भी आप कैलकुलेशन इसी तरह से कर सकते हैं। जोड़ करने के लिए, इसका जोड़ करने का फॉर्मूला हमने AP, GP और HP जहाँ पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, वहाँ हमने बताया था। ये चूँकि 1 है ना, 1 + 2 प्लस इस तरह का है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख जानते हैं n + 1/2। n हो गए आपके ये 10, तो ये हो जाएंगे 100, k का मान 9 × 9, q का मान 10⁻⁻8, n के मतलब हो गए 10, 10 + 1/2, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फोर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल बहुत ही सिंपल हैं। आप अगर एक बार बैठो तो करीब 10 सवाल आप बहुत आराम से बना सकते हो, और एक भी ऐसी बातें नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में जो थ्योरी की वीडियो होगी उसमें आपको होमवर्क बता दिया जाएगा, और जिस डेट में होमवर्क बताया जाएगा उसकी अगली वीडियो इसी तरह से उसके सॉल्यूशन की आपको प्राप्त होगी। तो आप अपने एंड पर हर एक होमवर्क को ईमानदारी से सही समय में बनाते चलें, तो आपको ये जो वीडियो मिल रही है मेरी, तो उससे आप बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।